डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स टॉपिक को स्टडी करेंगे। रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, हर एक ऑर्गेनिज्म का एक लाइफ स्पान होता है, एक उम्र होती है। मतलब कि एक ऑर्गेनिज्म बर्थ करता है, बर्थ होने के बाद उसकी डेथ होती है एक सर्टेन टाइम इंटरवल के बाद। अगर वो ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर है तो वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बाय द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीज़न वो दो सब यूनिट में डिवाइड हो जाएगा, अपने आप को दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेगा। लेकिन इस तरीके से यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, इमॉर्टल होते हैं, अमर होते हैं। लेकिन अगर हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बात करते हैं तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स इमॉर्टल नहीं होते हैं, उनकी डेथ होती है। तो अगर कोई ऑर्गेनिज्म बर्थ करता है और बर्थ करने के बाद कुछ समय के बाद डेथ हो जाती है, आफ्टर सर्टेन टाइम इंटरवल उसकी डेथ होती है, तो उसके बीच के इस ड्यूरेशन को कहते हैं लाइफ स्पान। यह है लाइफ स्पान। लाइफ स्पान क्या होता है? द पीरियड ऑफ एन ऑर्गेनिज्म फ्रॉम बर्थ टू इट्स नेचुरल डेथ। उस ऑर्गेनिज्म के बर्थ से और उसके नेचुरल डेथ से होने वाले बीच का जो ड्यूरेशन होता है उसको लाइफ स्पान कहते हैं। और ये हर एक ऑर्गेनिज्म का लाइफ स्पान डिफरेंट होता है। जैसे अगर हम आदमी की बात करते हैं, ह्यूमंस की बात करते हैं तो लगभग 100 ईयर्स। जैसे अगर हम पैरट की बात करते हैं तो 140 ईयर्स, डॉग की बात करते हैं तो 14 ईयर्स। ऐसे ही सबकी लाइफ स्पान होती है। बनियान ट्री, बरगद वृक्ष की बात करते हैं तो वो 200 to 300 ईयर्स, तो 200 से 300 साल की इसकी उम्र होती है। इस तरीके से हर एक ऑर्गेनिजम्स का हर एक सर्टेन लाइफ स्पान होता है। तो वो ऑर्गेनिज्म जब बर्थ करता है और बर्थ करने के बाद उसकी डेथ होती है तो वो अपने कुछ कैरेक्टर्स को पास ऑन कर देता है अपने बच्चों में, और इस तरीके से वो अमर होने की प्रवृत्ति को बनाए रखना चाहता है और रखता है। इस तरीके से वो क्या होता है, अब अमर तो नहीं रह पाता है लेकिन फिर भी उसके कुछ कैरेक्टर्स उस जगह पर रह जाते हैं, और यह प्रवृत्ति कहलाती है उस ऑर्गेनिजम्स के थ्रू अपने जैसे संतान उत्पन्न करने की जो कैपेसिटी होती है, इसको कहते हैं रिप्रोडक्शन। क्या कहते हैं? रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन क्या है? रिप्रोडक्शन वो प्रोसेस है जिसमें हर एक ऑर्गेनिज्म अपने जैसे यंग वंस को या संतान को, ऑफ स्प्रिंग्स को पैदा करता है, प्रोड्यूस करता है। रिप्रोडक्शन दो तरीके से हो सकता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में केवल एक ही ऑर्गेनिज्म की इन्वॉल्वमेंट होती है, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बाई पेरेंटल होते हैं। इसमें दो ऑर्गेनिजम्स की इन्वॉल्वमेंट होती है, मेल और फीमेल। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन सिंगल पेरेंट की ज़रूरत पड़ती है। इसमें ये अपने जैसे कई कॉपीज़ बना लेते हैं। इनके जो ऑफ स्प्रिंग्स होते हैं वो क्लोन्स कहलाते हैं, वो एक दूसरे से जेनेटिकली और मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर होते हैं। तो ये जो क्लोन्स क्या होते हैं, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स हो जाते हैं जो मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली सिमिलर होते हैं। एक ऑर्गेनिज्म से कई कॉपीज़ बन गई, ये सब एक दूसरे के क्लोन्स हैं। और एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल को इसको कहेंगे रैमेट्स। क्या कहेंगे? रैमेट्स, RAMETES, रैमेट। तो रैमेट क्या होते हैं? देखिए, क्लोन इज ए ग्रुप ऑफ मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली सिमिलर इंडिविजुअल, और each member of a clone is called ramets.
ये फिनोमिनान एसेक्सुअल की जो फिनोमिनान होती है वो ज़्यादातर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में, जैसे प्रोटिस्टा, मोनेरा, फंजाई, इसमें ज़्यादा दिखता है। ये सिंपलेस्ट मेथड है और क्विक मेथड है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कई तरीके से हो सकता है, जैसे बाइनरी फ्यूजन, बाइनरी फिशन में ऑर्गेनिजम्स, एक ऑर्गेनिज्म है, ये दो के ग्रुप में टूट गया, ये फिर दो में ब्रेक कर गया, ये हर एक ऑर्गेनिज्म दो के ग्रुप में टूटता है। दूसरा आता है मल्टीपल फिशन, जैसे प्लाज्मोडियम वगैरह में होता है। इसमें हर एक ऑर्गेनिज्म कई ग्रुप में कई पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। बडिंग एक बड लाइक प्रोटूबरेंस निकलता है, उभार निकलता है, जैसे हाइड्रा के केस में या ईस्ट के केस में। तो ये ईस्ट है, इसके ऊपर एक छोटा सा बड लाइक स्ट्रक्चर एराइज हुआ, और ये पेरेंट प्लांट से अलग हो गया और एक नया इंडिविजुअल ग्रो कर गया, नया ईस्ट हो गया। हाइड्रा है ये सपोज हाइड्रा है, और इस हाइड्रा को अगर हम यहाँ पर एक छोटा सा आउटग्रोथ डेवलप हो जाता है, ये फिर कुछ समय के बाद ये पेरेंट प्लांट से अलग हो जाता है और एक नया हाइड्रा डेवलप कर लेता है। तो इस तरीके से हाइड्रा बडिंग प्रोसेस आता है। स्पोर फॉर्मेशन आता है। स्पोर्स कई तरीके के होते हैं, जैसे अगर हम इसके मोबिलिटी के आधार पर देखें तो स्पोर्स मोटाइल और नॉन मोटाइल स्पोर्स होते हैं। मोटाइल स्पोर्स प्लानोस्पोर्स या जू स्पोर्स कहलाते हैं, जैसे ये एल्गी में कॉमन होते हैं। नॉन मोटाइल स्पोर्स एप्लानोस्पोर्स कहलाते हैं, जैसे काइनिड्स, वुडिया, कोनिडिया, जेम्यूल्स, बर्ड्स, हिप्नोस्पोर्स। अगर हम उसके पोजीशंस के बिहाफ पर देखते हैं कि वो कहाँ पाया जा रहा है, अंदर पाया जा रहा है, बाहर पाया जा रहा है, तो बाहर अगर पाया जाता है तो इसको एक्सोजिनस स्पोर्स कहते हैं, अंदर पाया जा रहा है तो एंडोजिनस स्पोर्स कहते हैं। अमीबा में वो एक जब ड्राई कंडीशन आती है या अनफेवरेबल कंडीशन आता है तो उस समय अमीबा अपने चारों तरफ एक हार्ड स्ट्रक्चर डेवलप कर लेता है, इसको इंसिस्टेशन कहते हैं। ये एक पेरिनेटिंग स्ट्रक्चर होता है जो अनफेवरेबल कंडीशन को पास आउट करने के बाद ख़त्म हो जाता है और फिर नया अमीबा डेवलप हो जाता है। तो इस तरीके से आज हम लोगों ने डिफरेंट एसेक्सुअल मेथड पढ़ा। एसेक्सुअल मेथड में हम लोगों ने पढ़ा बाइनरी फिशन, मल्टीपल फिशन, बडिंग, स्पोर्स फॉर्मेशन या स्पोरुलेशन, और चौथा आता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हम लोग कल डिस्कस करेंगे। थैंक यू।